सरकार के पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार को इसे लेकर जेनजी दो ग्रुपों में बंट गया। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई हुई। इसमें कई युवक घायल भी हुए। प्रदर्शनकारियों के गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया। गुट का आरोप है कि सुशीला भारत समर्थक है और उन्हें यह स्वीकार नहीं। ये गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह पीएम बने। अगर बालेन नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका संपांग उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। पीएम के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। एक गुट बातचीत को सेना मुख्यालय की जगह राष्ट्रपति भवन में करने की मांग कर रहा है। नेपाल के काठमांडू में तख्ता पलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेनजी नेता भी कैमरे के सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि युवाओं ने यह विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। यानी नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर अभी भी रस्साकशी है। सुशीला के नाम के बाद बीते बुधवार और गुरुवार के दिन की हलचल ने अब सस्पेंस और बढ़ा दिया। इस हलचल के बीच अब नेपाल की सियासत में फिलहाल शीर्ष पर सवार होने के लिए 4 नाम इस रेस में सबसे आगे हैं। पहला नाम है सुशीला कार्की, दूसरा नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग, तीसरा काठमांडू के मेयर बालेन शाह और चौथा नाम है धरान के मेयर हरक साम्पांग। इन नामों के अगर संक्षिप्त विस्तार पर जाएं तो सुशीला कार्की जो नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकत ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर खड़ी रहती है, जबकि इनकी कमजोर कड़ी ये है कि शायद ये भविष्य में देश के बाहरी मामलों को हैंडल करने में कमजोर साबित रहें। दूसरा नाम जो इस हिंसा के बीच पहले दिन से चल रहा है वो है काठमांडू के मेयर बालेन शाह का, जिनकी सबसे बड़ी ताकत युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और सबसे बड़ी कमजोरी राजनीतिक अनुभव की कमी है। नेपाल के आंतरिक पीएम की रेस में तीसरा नाम जो अभी सुर्खियों में आया ही था कि नेपाल की राजनीतिक फिजाओं में छा गया, वो नाम है धरान के मेयर हरक साम्पांग का, जिनकी सबसे बड़ी ताकत काम करने वाले मेयर के रूप में इनकी पहचान है, जबकि हरक की कमजोर कड़ी इनका कम राजनीतिक अनुभव ही है। इस रेस में चौथा नाम जो नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है कि इन्होंने घाटे में डूब रहे एनईए को मुनाफे की शक्ल दी, जबकि इनकी कमजोर कड़ी है इनका व्यक्तिगत जनाधार का कमजोर होना। नेपाल की सियासी फिजाओं में ये 4 नाम चर्चा में है, लेकिन मौजूदा हालातों के बीच कुछ भी साफ कह पाना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जेनजी समर्थकों की पीएम के नाम पर रजामंदी को लेकर डेडलाइन का जारी किया जाना और राजा ज्ञानेंद्र की जेनजी समर्थकों से बीती रात हुई मुलाकात इस कहानी में अब नया ट्विस्ट ला सकती है। स्थिरता की बयार में स्थिरता की खोज में नेपाल की जनता अब अपने उन जख्मों को सी रही है जो जख्म उसने खुद दिए हैं, और ये जख्म इतने गहरे हैं कि शायद इन्हें भूलने में सालों या हो सकता है दशकों लग जाए, और यह भी हो सकता है कि बदलते वक्त के साथ ये जख्म नासूर बन जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां स्थिरता की खातिर अब पुरजोर कोशिशें जारी हैं। नेपाल जहां जली हुई इमारतों से अब
स्याह कालिक साफ करने की कवायद जोर पकड़ रही है। लेकिन नेपाल ने जो खोया है, इन 5 दिनों में नेपाल ने जो सहा है, नेपाल जितना जला है, उस आग की तासीर को ठंडा होने में वक्त लगेगा और शायद बहुत वक्त। स्थिर हालातों की कवायदों के संघर्ष के बीच नेपाल का सुप्रीम कोर्ट रविवार को फिर से काम शुरू करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह ने गुरुवार को बताया कि अदालत रविवार से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। साथ ही राउत ने उन न्यायाधीशों, कर्मचारियों, वकीलों, छात्रों, सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों का आभार जताया, जिन्होंने हाल ही की हिंसा के दौरान अदालत की फाइलों और संसाधनों को आगजनी और तोड़फोड़ से बचाने में मदद की है। नेपाल पुलिस ने उन कैदियों से अपील की है जो हाल ही में जेलों और सुधार गृहों से भाग गए या बाहर निकल आए। गुरुवार जारी बयान में पुलिस ने कहा कि ऐसे कैदी जल्द से जल्द पुलिस या प्रशासन से संपर्क करें और वापस लौट आएं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे ने बताया, अब तक 1455 कैदियों को सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया है। इनमें से कुछ कैदी खुद पुलिस से संपर्क करके आए, जबकि ज्यादातर को गिरफ्तार किया गया। नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच 1500 से ज्यादा कैदी देश की 24 से ज्यादा जेलों से भाग गए। वहीं देश में फैली अशांति के कारण देश में फंसे विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए नेपाल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया। डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि 8 सितंबर के बाद जिन विदेशी पर्यटकों के वीजा की मियाद खत्म हो गई है, उनके वीजा को मुफ्त में रिन्यू किया जाएगा। तो वहीं नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि नई सरकार जल्द से जल्द संविधान के नियमों के तहत बननी चाहिए। यानी नेपाल का हर जिम्मेदार नागरिक नेपाल में फैली अस्थिरता के बीच स्थिरता की कोशिशें कर रहा है। लेकिन नेपाल की सियासत और नेपाल में शांत हो चुका प्रदर्शन क्या आगे भी शांत ही रहेगा, इसकी गारंटी लेने वाला फिलहाल अभी तक कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।